Hello, dear students. I, Praveen Dubey, welcome you all on the online platform of RVS classes, the Pariksha Guru. And I am here to teach you English, especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF, and higher education. And for your success, you must like, subscribe, and share this channel. And don't forget pressing bell icon in order to get all the notifications. And today, in the first class, I am going to discuss the syllabus for TGT, PGT, UP, Madhyamik. So, get concentrated in order to understand the syllabus. क्योंकि अगर आपको वास्तव में किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस की पूरी जानकारी सही होनी चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पढ़ना कुछ होता है, पढ़ते आप कुछ चले जाते हैं. तो यू मस्ट हैव स्मार्ट लेबर, यू मस्ट डू स्मार्ट लेबर, नॉट ओनली लेबर. केवल लेबर करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट लेबर करने से होगा. केवल उतना पढ़िए जितने की आपको आवश्यकता है. बहुत ज्यादा पढ़ेंगे चीजें फैल जाएंगी और काम की चीजें आपके हाथों से छूट जाएंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड द मैटर. सो वी आर गोइंग टू फोकस द मैटर एंड दैट इज द सिलेबस टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश. द फर्स्ट विल डिस्कस द सिलेबस फॉर टीजीटी 2022 इंग्लिश. What is syllabus? सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है. कभी कभी क्या होता है कि लोगों के मस्तिष्क में आता है कि हमें अंग्रेजी की सारी जानकारी होनी चाहिए. इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पता चला दुनिया में जितने राइटर्स हैं आप सब पढ़े चले जा रहे हैं. तो लाखों की संख्या में राइटर्स हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी दैट. कभी कभी फ्लड ऑफ नॉलेज आपको दे दिया जाता है या आप लेने लगते हैं, ज्ञान की बाढ़ आ जाती है और उसी बाढ़ में आप डूब जाते हैं, निकलना भारी पड़ जाता है. तो यू डोंट नीड फ्लड ऑफ नॉलेज, यू नीड ओनली रिक्वायर्ड नॉलेज. जितनी नॉलेज की जरूरत है केवल उतनी ही आपको मिले तो ज्यादा अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है और आप कहें कि नई दिल्ली, और साथ ही साथ आप ये भी बताने लगे कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और ईरान की राजधानी तेहरान. सो ये दिस इज कॉल्ड द फ्लड ऑफ नॉलेज. इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. आपने अन्य अनावश्यक दो और देशों की राजधानियां बता दी. तो फ्लड ऑफ नॉलेज वी डोंट रिक्वायर, वी रिक्वायर ओनली रिक्वायर्ड नॉलेज. हमें केवल आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. देखिए, सिलेबस सबसे पहले क्यों डिस्कस किया जाता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे. एक बार एक आदमी था, तो वो कहीं जा रहा था, दूसरे आदमी से उसने पूछा कि मंदिर जाने में कितना वक्त लगेगा. सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया. उसने दोबारा पूछा मंदिर जाने में कितना वक्त लगेगा, फिर कोई जवाब नहीं आया. ही रिपीटेड द क्वेश्चन कि मंदिर जाने में कितना वक्त लगेगा, फिर कोई जवाब नहीं आया. गुस्से में वो जाने लगा. जैसे ही वो जाने लगा, पीछे वाले ने बुला के कहा 15 मिनट लगेगा. अब उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया कि यार इतनी देर से पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहा है, अभी जा रहा हूं तो बुला के बता रहा है. कहा भाई ऐसा आपने क्यों किया. तो पीछे वाले ने जो बताया वो बहुत लॉजिकल है, ध्यान सुनिएगा. उसने कहा कि खड़े होकर आप पूछ रहे हैं कि मंदिर जाने में कितना वक्त लगेगा. समय बताने के लिए स्पीड का जानना बहुत जरूरी है, और जब आप खड़े थे तो आपकी स्पीड थी 0. उस हिसाब से आप जीवन भर नहीं पहुंच पाते. जब आप जाने लगे तो मैंने आपकी रफ्तार देखी और एक अंदाजा लगाया कि इस रफ्तार से 15 मिनट लगेगा. मतलब कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड. सिलेबस आपको जानना चाहिए और उन सवालों को जानना चाहिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा या जो पूछे जाने वाले हैं. और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं ये केवल जब आपको सिलेबस ठीक से पता होगा तभी आप जान पाएंगे. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके कोर्स में विलियम शेक्सपियर है, तो कीप इनसाइड योर ब्रेन्स कि विलियम शेक्सपियर आपके कोर्स में, उनके मम्मी पापा आपके कोर्स में नहीं है. मम्मी पापा विलियम शेक्सपियर से संबंधित हैं तो वहां तक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या विलियम शेक्सपियर का अगर कोई बेटा और बेटी है तो उससे पूछा जा सकता है. लेकिन उसके पीछे और उसके आगे जाने की आवश्यकता आपको नहीं है कि उनके नाती कितने थे, उनके दादा का क्या नाम था. दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड. लेकिन कुछ लोग वहां तक रखने लगते हैं.
जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में किसी व्यक्ति के जीवन को दिखाया जाता है तो उसके जीवन की हर गतिविधि नहीं दिखाई जाती है, जो इंपॉर्टेंट गतिविधियां होती हैं वही केवल दिखाई जाती हैं। उसी तरीके से अगर कोई राइटर या कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, कोर्स में है, तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं, केवल उसी पर आपको ध्यान देना है। सो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट द सिलेबस। तो फर्स्ट टीजीटी सिलेबस 2022 इंग्लिश, ठीक है। तो जो सिलेबस होता है वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, और जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यू हैव टू टिक, आपको टिक करना है। टीजीटी में जो ये अपने यहाँ यूपी का है, वहां पहले इंटरव्यू भी होता था, लेकिन अभी इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो जो आपका सिलेक्शन होता है टोटली केवल रिटन एग्जाम पर बेस्ड होता है, यही आपको केवल क्वालिफाई करना है और आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो 125 क्वेश्चंस वहां आते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में जो एक सेक्शन बना हुआ है उसमें लगभग आधा क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आता है और आधा क्वेश्चन लिटरेचर से आता है। टीजीटी में चूंकि राइटर्स की संख्या कम है, इसलिए यहाँ लैंग्वेज का महत्व ज्यादा होता है। तो जो पहला सेक्शन होता है उसमें हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज जस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है। हमारे मन में कुछ है और वो हम आपके मन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भी पैटर्न हम यूज करेंगे, जैसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, उसे हम कहेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक बात और यहां मजेदार है, मैं बता दूं आपको कि आमतौर पर कहा जाता है कि वी स्पीक लैंग्वेज, हम भाषा बोलते हैं। लेकिन जब आप फिलोसॉफिकल होंगे, सही जानेंगे, डेप्थ में जाएंगे, देन यू विल कम टू नो दैट वी नेवर स्पीक लैंग्वेज बट लैंग्वेज स्पीक्स अस। हम भाषा नहीं बोलते हैं, भाषा हमें बोलती है। आप 2 वाक्य बोलेंगे, आपके इतिहास, भूगोल सबके बारे में सामने वाला अगर अनुभवी है तो पता कर लेगा कि कैसे बैकग्राउंड से आप आए हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपको कितना ज्ञान हो सकता है, केवल उन्हीं शब्दों के माध्यम से। इसलिए अपनी भाषा पर हमेशा कंट्रोल रखें। तो लैंग्वेज ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक पार्ट होता है जिसे हमने ए करके लिखा है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। कैसे आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो जो आपने पढ़ा है उसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसकी व्याख्या देखी होगी, डिक्शनरी में मिलाया होगा, कहीं ना कहीं कुछ करके आप जान गए होंगे कि इसका क्या अर्थ है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। लेकिन यहां आपकी असली समझदारी की परख तब होती है जब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रख दी जाए जो शायद आपके सामने पहले कभी नहीं गुजरी होंगी। इन्हें हम कहते हैं अनसीन पैसेज। कुछ ऐसे पैसेजेस जो आप शायद ना देखे हों, या कहीं देख लिए हो तो शायद इत्तेफाक से देख लिए हो, कोइंसिडेंटली देख लिए हो, बाई चांस देख लिए हो। तो अनसीन पैसेज को देखना है आपको, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है, और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आपको देना है। उसके ऑप्शंस होंगे और उनके आंसर यहीं कहीं छिपे हुए होंगे, आपको जानना है। और वही आपकी असली समझदारी होती है। जिसके पास भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसके क्वेश्चंस कभी भी ये गलत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पहले से पढ़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है जब आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। और आजकल के एग्जाम्स में ये लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी तो 15 भी आ सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं है 5 भी आ सकते हैं। तो 10 आप मान के एवरेज में चलें कि 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला ए पार्ट हुआ वो अनसीन पैसेज पर कॉम्प्रिहेंशन होता है। एक पैसेज दिया हुआ होगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको टिक करके सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो बी पार्ट्स है, उसमें पहली चीज जो दी गई वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सुनने में लगता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत छोटी सी चीज है, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बट आई जस्ट टेल यू वेरी फ्रैंकली द रियल ग्रामर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार है, इफ यू हैव लर्न्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो ग्रामर एंड विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक्स रिगार्डिंग ग्रामर। ग्रामर से संबंधित कोई गलती आप नहीं करेंगे। क्यों? इमेजिन करिए आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं, उसमें जितने शब्द
आते हैं, चाहे आप लिखते हैं, बोलते हैं, जितने भी शब्द आते हैं, हर शब्द कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ ना कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा आई एम गोइंग टू कोलकाता, तो आई पार्ट स्पीच से प्रोनाउन है। अब आपको समझना है कैसा प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। आई एम क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कैसी वर्ब है, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब है ये। टू प्रीपोजिशन है। कोलकाता नाउन है। कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो हर शब्द पार्ट स्पीच से कुछ ना कुछ होता है। अगर आप उन पार्ट स्पीच के सही स्थान को जान जाए, सही स्थान को जान जाए, ठीक है, कि उनको हमें कहां रखना है और क्या रखना है, किस फॉर्म में रखना है, किस पार्ट्स में रखना है। नाउन कैसे वर्ब बनेगा, वर्ब कैसे नाउन बनेगा, हालांकि नाउन को वर्ब बनाना लगभग असंभव होता है, ठीक। तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है ये जो आप कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ये अगर इनके स्थान जरा सा इधर उधर हो जाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कॉमा का स्थान बदला नहीं कि अर्थ का अनर्थ हुआ, फुल स्टॉप का स्थान बदला नहीं, अर्थ का अनर्थ हुआ, ठीक है। कहां कैपिटल लिखना है, कहां स्मॉल लिखना है, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आती है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्या क्या इसमें आएगा, इसमें आएगा सिनोनिम्स। इसका मतलब है कि आपको एक शब्द के कई शब्द पता होना चाहिए, पर्यायवाची सिनोनिम्स। अब मजेदार बात यहां ये देखिए कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि एक शब्द का कई शब्द हो सकता है, ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है नियरेस्ट मीनिंग रखने वाला कोई शब्द। एक शब्द के कई शब्द नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक शब्द का एक शब्द होता तो उसके अर्थ कभी नहीं बदलते। जैसे मैं कहूं, हिंदी में कह लूं सूर्य और फिर कहूं भानु भास्कर, तो सूर्य जो अर्थ देगा वो भानु भास्कर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। आप कहें सूर्य निकल आया, हर कोई समझ जाएगा। आप कहें भानु निकल आए हैं तो भी कोई समझेगा शायद कोई इंसान आ गया। इसका मतलब नियरेस्ट मीनिंग देता है। अगर सूर्य से मिलता जुलता कुछ है तो भानु है, भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है। ठीक उसी प्रकार आपको सिनोनिम्स जाए। आपको इसके लिए अच्छी अच्छी डिक्शनरी चाहिए, डिक्शनरी फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और अगर आपके पास अच्छी बुक्स होंगी तो सिनोनिम्स आपकी कभी भी कोई गलत नहीं होगी। नेक्स्ट, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स उल्टा, विलोम। अगर सिनोनिम्स तैयार है आपका तो एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, आप चाहे जितने बड़े अंग्रेज हो जाए, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको जो समझ आएगी वो हिंदी से ही आएगी। आप हमेशा अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करके ही समझने का प्रयास करेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने भाषा को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, तो भाषा की आत्मा मर जाती है। अगर शेक्सपियर के नाटकों को हम कन्वर्ट करके पढ़ें उर्दू में या हिंदी में या संस्कृत में, तो विल इट बी एबल टू कम्युनिकेट द सेम फीलिंग? क्या सेम फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाषा की आत्मा मर गई, अब वो केवल शरीर है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम फ्रेजेस आएंगे, ऐसे ही बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे टफ एरिया यही माना जाता है। आप चाहे जितना पढ़े हो, एग्जाम में पता नहीं कहां से आ जाता है, आपको लगता है ये कहां से आ गया, हमने तो इसको सुना ही नहीं है। तो दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नेक्स्ट आता है टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, टेंस छोटा होता है। अगर आपसे कोई पूछे टाइम कितना होता है तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। लेकिन अगर कोई कहे टाइम तो सॉरी टेंस, तो आप कहेंगे टेंस इज द माइन्यूट एनालिसिस ऑफ टाइम। एक टाइम को 4-4 हिस्सों में बांट देते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो बन जाता है
टेंस। ठीक है, ये आपको ढंग से पढ़ना है। वॉइस, वॉइस क्या होती है? वॉइस हमारी जो आवाज होती है उसे हम साउंड कहते हैं, और जो हम फील कर लेते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस कैन नॉट बी मेजर्ड, वॉइस कभी मेजर नहीं किया जा सकता फिजिकली, बट साउंड कैन बी मेजर्ड। उसकी अपनी एक यूनिट होती है, डेसिबल, आप जानते हैं। तो वॉइस में दो तरीके की वॉइस होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, जहां सब्जेक्ट एक्टिव दिखता है, और एक होता है पैसिव वॉइस, जहां सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है और ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक्टिव वॉइस में कुछ दिया हुआ होगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना हो सकता है, या पैसिव वॉइस में कुछ दिया होगा, आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है नरेशन। दिस इज द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। नरेशन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। स्टाइल आमतौर पे तीन तरीके की होती है। कौन कौन? एक रिफ्लेक्टिव स्टाइल, जो आपके मस्तिष्क में ठीक आप वही बोलते हैं, then that is called reflective style. Means whatever is going inside your brains, if you speak that, that is called reflective. Descriptive का मतलब होता है चीजों को डिस्क्राइब करके पेश करना, छोटी सी बात को बड़ी सी बात करके पेश करना। जैसे फैन कहना हुआ तो हम कहेंगे an instrument moving from left to right, giving air, hanging from ceiling, run by electricity, having 3 blades. ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल हुई। फैन ना कह के उसकी पूरी व्याख्या दे दिया हमने, तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। और नरेटिव स्टाइल क्या होती है? जब हम कहानी की तरह किसी चीज को कहते हैं, हम उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, ना डिस्क्राइब करते हैं, ना तो रिफ्लेक्ट करते हैं, जस का तस कह देते हैं। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन, बातों को जस का तस कह देना, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जब बातों को हम अपने तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, तो अगर नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़े, और हो सकता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़े। ये बहुत आसान होते हैं, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं। अगर इनके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब कि यू आर नॉट एबल टू बी अ टीचर, आपको टीचर होना ही नहीं चाहिए। और नरेशन और वॉइस ऐसी चीजें हैं कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और इनके क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। प्रीपोजिशन यूजेस, प्रीपोजिशन एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, आप जानते हैं। ये कब गलत हो जाए पता नहीं चलता, कितना भी आप पढ़ लीजिए गलती होने के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन आपके साथ में बना रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे गलती न हो, या हो भी तो बहुत कम हो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन, फॉर्म का मतलब होता है रूप। ट्रांस मीन्स चेंज, फॉर्म मीन्स रूप, एंड एसन मीन्स form means shape. So simply process of changing the shape, process of changing the form, but you are not authorized to change the meaning. Meaning नहीं change कर सकते। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको दिया जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदल दीजिए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये ध्यान रहे, पीजीटी के लिए भी, ग्रामर के लिए, लैंग्वेज के लिए सेम है। तो इसको मैं जब पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा तो फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान रहे, क्योंकि सेम है। अब देखिए, हम दूसरे तरफ चलते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन है, ये सेक्शन 2 है, लिटरेचर। यहां जो पहला फॉर्म होता है, पहला पार्ट है, वह लिटरेरी फॉर्म्स, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट्स। लिटरेरी फॉर्म्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिटरेरी फॉर्म्स? समय के साथ, जैसे कोई पूछे लिटरेचर कब शुरू हुआ, तो इसका कोई पक्का समय नहीं है। बहुत पहले क्लासिकल एज में, या उससे पहले माइथोलॉजिकल पीरियड में लिटरेचर शुरू हुआ। भांति प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म्स आए। बाद में आज कुछ डेफिनेट फॉर्म्स आए हैं, जैसे हम कहें कि भाई ये पोइट्री है, ये प्रोज है। उसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सोनेट है, ये बैलेड है, ये लिरिक है, ये एलेजी है, ये रीजनल नॉवेल है, तो ये साइकोलॉजिकल नॉवेल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल है, तो ये ड्रामा है, तो ड्रामा में कौन है, ट्रेजेडी है, ये क्या है, ये कॉमेडी है। बहुत कुछ इस तरीके से फॉर्म्स आते हैं, वो आपके कोर्स में है। ठीक है। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब सिंपली होता है दैट हाउ द थिंग्स चेंज, कैसे कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बदली हैं। अगर हम बात करें माइथोलॉजिकल पीरियड से लेकर क्लासिकल पीरियड होते हुए रेनेसा और आज के समय तक किस तरीके से लिटरेचर में मूवमेंट आया है, किस तरीके से प्रवृत्तियां बदली हैं, तो उसका अध्ययन जब हम करते हैं देन दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। इन परिवर्तनों को लाने के लिए जो मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, अथवा
जो कुछ बेसिक मूवमेंट्स हैं, लोग इधर से उधर चले हैं, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। तो ये हम मतलब कुल मिला के राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द प्रेजेंट एज हमें लिटरेचर का एक सुपरफिशियल ज्ञान पूरी तरीके से चाहिए। आमतौर पे कहा जाता है कि जो हमारा सिलेबस है वो रेनेसा से शुरू होता है, लेकिन गलत। In order to understand Renaissance, we have to go back into the background of Renaissance, that where Renaissance we get from, कि Renaissance हम कहाँ से पाते हैं। ओल्ड पीरियड में जाएंगे इंग्लिश के, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, उससे भी पहले जाएंगे जब एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, उसके पहले भी जाएंगे जब सोक्रेटिस थे, एरिस्टोफनीज थे। तो सारी चीजों का जब हम अध्ययन करेंगे, ओनली आफ्टर दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेनेसा और द थिंग्स आफ्टर दैट, हाउ रेनेसा मूव टुवर्ड्स इंग्लैंड, कैसे इंग्लैंड पहुंचा रेनेसा थ्रू फ्रांस, दैट स्टडी इन लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। बहुत आम सिलेबस नहीं है जितना आप समझते हैं कि धड़ से हो जाएगा। एक मजदूर होता है, अगर वो 100 रुपए पाता है तो उसे 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। यू आर गोइंग टू हैव अ बिग जॉब एंड फॉर दैट यू नीड अ बिग लेबर। उसके लिए आपको बड़े परिश्रम की भी आवश्यकता होगी। अगर किसी से कहा जाए कि आपको मर्सिडीज चाहिए तो कहेगा हाँ, बंगला चाहिए कहेगा हाँ, चाहिए सब, लेकिन उससे पूछे उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, सिंपली वो कहेगा मैं क्या कर सकता हूं। मतलब ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स। आसान है क्या चीजों को पाना? सो दिस इज नॉट सो इजी एज यू थिंक। लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम गलत होते हैं तो यहीं से गलत होते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट अगर आपका तैयार है तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि रेनेसा रीच्ड इंग्लैंड थ्रू, रेनेसा इंग्लैंड पहुंचा किस देश से होता हुआ? जैसे रेनेसा स्टार्टेड इन इटली, रेनेसा की शुरुआत कहां हुई? इटली में हुई, ठीक है। पुनर्जागरण कहां है? इटली में। लेकिन इंग्लैंड किस देश से होता हुआ पहुंचा? तो ऑप्शन आपके पास कहीं होंगे। यू मस्ट नो कि रेनेसा फ्रांस होता हुआ पहुंचा। यू हैव टू टिक फ्रांस। तो ये लिटरेरी ट्रेंड्स और मूवमेंट्स के क्वेश्चंस हुए, ठीक है। बी में चलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। आमतौर पे आप इंटरमीडिएट तक पढ़े होंगे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच, वही एपिस्ट्रोफी, वही सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, यही सब पढ़े होंगे। लेकिन अभी जिस स्टेज पर आप हैं, यू हैव टू स्टडी एट लीस्ट 35 फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है। मेटोनिमी है, सिनेक्डोके है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, पन है, मतलब a lot of figures of speech that you will study during the course, ठीक है। तो figures of speech दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सा फिगर स्पीच है। ऑथर्स में, टीजीटी में यू हैव टू स्टडी ओनली 4 ऑथर्स। यहाँ आपका मजा है, केवल 4 ऑथर्स इंडिविजुअली पढ़ना है। मतलब आपको इसका पूरा एनालिसिस चाहिए, पूरी स्कैनिंग करनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात करें विलियम शेक्सपियर की या किसी भी इंडिविजुअल राइटर की, तो केवल विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको जानना है। उनके पापा का नाम केवल जानना है, मम्मी का नाम केवल जानना है। ये नहीं जानना है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मम्मी का जन्म कब हुआ, कहां से थी, क्यों थी। मतलब ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी बाइकॉटेड। इन सब का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इज इन योर कोर्स, नॉट हिज फादर, नॉट हिज मदर। हाँ, जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनका जन्म, मृत्यु, उनका नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके बच्चों का आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया तो आप ये नहीं कह सकते क्यों पूछा है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की कितनी राइटिंग्स रही, वो किससे प्रभावित हो सकते थे, भाषाएं कितनी आती थी उनको, और किस तरीके से उन्होंने साहित्य में परिवर्तन लाया, उनको किसने फॉलो किया, उनके बारे में किसने महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। अगर वो 37 नाटक लिखे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 37 नाटकों को पढ़िए। इफ ही कंपोज 154 सॉनेट्स, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो बेसिक ट्रेंड्स होते हैं, जैसे राइम है तो सब में सेम है, अगर कुछ खास बातें हैं जो सब में सेम है, कुछ खास उनके जो ट्रेजेडी हैं और कुछ कॉमेडीज हैं, उनको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अगर उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं तो वो भी आपको पढ़ना है। ये सिलेबस है आपका। फिर जॉन मिल्टन आते हैं। जो मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया, उतनी ही चीजें जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी के बारे में आपको जानना है। हाँ। आपको यह भी देखना है कि जिन भी इंडिविजुअल राइटर्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो किस एज से रहे, उनका बैकग्राउंड क्या रहा और उन्होंने आगे वाले राइटर्स के लिए क्या प्रभाव छोड़ा है, उनके ऊपर कैसे कमेंट्स आए हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। तो विलियम शेक्सपियर वाज सिंपली अ ड्रामेटिस्ट, वो पोएटिक ड्रामा लिखते थे। जॉन मिल्टन वाज अ पोएट, आप जानते हैं जॉन मिल्टन एक पोएट थे जो कई एजेस में आए,
पता होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर जहाँ मतलब पूरे दुनिया को प्रभावित करते हैं, तो जॉन मिल्टन उनसे कम नहीं है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में आए, उन्होंने पूरे काव्य जगत को प्रभावित किया। इनके बारे में भी उसी तरीके से आपको ज्ञान रखना है। ही वाज अ पोएट बेसिकली। जॉन गाल्सवर्दी वाज बेसिकली अ नॉवेलिस्ट हैं, तो इनके बारे में भी वही सारे ज्ञान आपको रखने हैं जो ज्ञान इन सब के बारे में आपने रखा है। तो आई सिंपली मीन टू से कि 4 राइटर्स केवल आपको पढ़ने हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं। इसका मतलब हुआ कि एक एक राइटर्स पर कम से कम अगर एवरेज में भी देखें तो 15-15, 16-16 क्वेश्चंस आए, एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चंस विल फाइंड ऑफ एवरी ऑथर। ठीक है, 125 क्वेश्चंस में से आमतौर पे 60-65 क्वेश्चंस तक लिटरेचर से होंगे। उसके बाद बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल फाइंड राइट फ्रॉम ग्रामर, वो ग्रामर से पाएंगे, राइट फ्रॉम लैंग्वेज। लेकिन एक राइटर से इतने क्वेश्चंस आएंगे, 125 क्वेश्चंस अगर होते हैं, एंड इफ यू डिड 100 और मोर देन 100, डेफिनेटली योर सिलेक्शन इज श्योर, आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन उतना भी काफी मुश्किल होता है। सोचिए, आप 125 में 25 गलतियां करने के लिए फ्री हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या 125 में 125 गलत करना चाहते हैं, तब सिलेक्शन ही क्यों लेंगे? तो ये जो सिलेबस था, ये टीजीटी का सिलेबस था, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का था इंग्लिश के लिए। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी सिलेबस 2022 इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो उसका पहला पार्ट है, ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 सेक्शन इसके भी हैं। एक सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा लिटरेचर। लैंग्वेज के सेक्शन में लगभग वही क्वेश्चंस आते हैं, सेम वहीं से क्वेश्चंस आते हैं जहां से टीजीटी के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टॉपिक उनके लगभग सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं, लगभग नहीं, सेम ही है, सेम वही लिखा गया है। जैसे मैंने अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन बताया, पार्ट स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन यूजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ भी बताई और वहां भी बताई है। ठीक है, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। हाँ, लेकिन पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जिन्हें जब यहाँ आपका सिलेक्शन होगा, यू विल बी कॉल्ड लेक्चरर, तब आपको लेक्चरर कहा जाएगा। और टीजीटी में आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होंगे, ना कि लेक्चरर होंगे। तो लिटरेचर वाले सेक्शन में यहाँ थोड़ा सा आपको लेक्चरर बनना है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आथर्स यहाँ बढ़ जाते हैं, आथर्स यहाँ काफी ज्यादा हो जाते हैं। वहाँ 4 authors were there, here you will find 17 authors, यहाँ 17 authors आपको मिलेंगे। ध्यान रहे कि अब भी आपको 17 authors पढ़ने हैं, कुछ साल पहले तक 21 authors पढ़ने होते थे, तब तो आपकी समस्या और बढ़ जाती। इसका भी जो ए पार्ट है वो लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें क्या करना है आपको, फिगर स्पीच भी पार्ट है, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस हो चुका है। ऑथर्स में 2 राइटर्स या 2 ऑथर्स ऐसे हैं जो आपको टीजीटी में मिले होंगे, एक है विलियम शेक्सपियर और दूसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वहां भी मिले थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज 2 हियर, यहाँ मैं इन दोनों की बात नहीं करने जा रहा हूं। हाँ, वहां इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते, क्योंकि वहां कुल 4 ऑथर से ही उतने ही क्वेश्चन आने हैं जितने क्वेश्चंस यहाँ 17 ऑथर्स में से आने हैं। तो यहाँ संख्या कम हो जाएगी, वहां ज्यादा रहेगी। तो इनके बाद जॉन कीट्स आपको पता है रोमांटिक एज में पैदा हुए, बहुत कम जिए, लेकिन बहुत बड़ी रेपुटेशन इन्होंने पाई। और जॉन कीट्स से संबंधित सारी बातें, जॉन कीट्स ने किस तरीके से प्रभावित किया। जॉन कीट्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद तो पॉपुलर हुए ही हुए, साथ इन्होंने विलियम शेक्सपियर को पॉपुलर बनाया, केवल इतना कह के कि शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी, शेक्सपियर नेगेटिव कैपेबिलिटी रखते थे, इतना कहते ही शेक्सपियर जो जितना भी पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गया। और शेक्सपियर के बारे में कमेंट करके जॉन कीट्स भी काफी पॉपुलर हुए। तो जॉन कीट्स के बारे में एक एक बात आपको जानना है, लेकिन केवल जॉन कीट्स के बारे में। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके मम्मी पापा का जन्मदिन आप याद रखें, डेथ डे आप याद रखें, उनके बच्चों का रखें, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं। दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आप सोचते हैं। पीबी शेली कंटेम्पोररी पोएट्स ये सारे थे, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, जॉन कीट्स हो, पीबी शेली हो या चार्ल्स लैंग खुद हो, ये लगभग वही एक ही समय में पैदा हुए लोग हैं और एक ही तरीके की इनकी राइटिंग्स हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन केवल इनके जो बेसिक एक्ट्स हैं, बेसिक परफॉर्मेंसेस हैं, उसी पर आपको ये दिखाई देता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आपको इंडिविजुअल राइटिंग्स पढ़नी है सबकी। चार्ल्स लैंग है, चार्ल्स लैंग की जितनी भी राइटिंग्स हैं, मोस्टली ही रोट प्रोज लिखा, बट हिज एसेज आर कॉल्ड
पोइट्री, उनके एसेज को हम पोइट्री कहते हैं क्योंकि इमोशन से परिपूर्ण होती हैं, उसमें इमेजिनेशन होती है, इसलिए चार्ल्स लैंड जिन्हें हम प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहते हैं, ये प्रिंस ऑफ एसेइस्ट हैं, ये कवियों के राजकुमार हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज अल्फ्रेड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये इज नोन एज द पोएट ऑफ कैम्प्रोमाइज विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड में इन्होंने कैम्प्रोमाइज लाया। टेनिसन एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड के थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी शेली, चार्ल्स लैंड, दे वर फ्रॉम रोमांटिक पीरियड। अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस, ये सब विक्टोरियन एज के थे। क्वीन विक्टोरिया वाज द क्वीन एट दैट मोमेंट, वो मोनार्क थे उस समय। अल्फ्रेड टेनिसन के बाद मैथ्यू अर्नल्ड आते हैं। मैथ्यू अर्नल्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि मैथ्यू के जब लोग स्पेलिंग लिखते हैं तो गलत कर देते हैं, MAT लिख देते हैं, जबकि वहां TT है, TT, मैथ्यू अर्नल्ड। तो मैथ्यू अर्नल्ड वाज आल्सो अ वेरी पॉपुलर पोएट, वो भी बहुत पॉपुलर थे, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नॉवेलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस, अगर क्वेश्चन में आपको बता दूं कि चार्ल्स डिकेंस भारत में भी पैदा हुए लेकिन दूसरे नाम से, उनको हम कहते हैं मुल्क राजानंद। अगर कोई कहे कि भारत का चार्ल्स डिकेंस कौन है तो आप कहेंगे मुल्क राजानंद। मुल्क राजानंद इज नोन एज द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस और मुल्क राजानंद भी यहाँ होंगे कहीं, देखिए मुल्क राजानंद, दोनों की जो फिलॉसफी है, दोनों नॉवेलिस्ट हैं, दोनों सोशल रिफॉर्म पर लिखते हैं, तो सेम है। तो चार्ल्स डिकेंस को आपको नॉवेलिस्ट के रूप में पढ़ना है, नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं। तो टॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी आपके कोर्स में है। टॉमस हार्डी इज नोन एज अ मेलियोरिस्ट। टॉमस हार्डी के बारे में कहा जाए कि वो ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी थे, या पेसिमिस्ट थे, तो कंफ्यूजन होता है, तो आपको सिंपली कहना है ही वाज अ मेलियोरिस्ट। वो दोनों के बीच में थे, क्योंकि इन हिज नॉवेल्स, अपने नॉवेल्स में ही इज फाउंड टू बी अ पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट निराशावादी पाए जाते हैं, एंड इन हिज पोएट्री ही इज फाउंड टू बी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट पाए जाते हैं। इसलिए दोनों, अगर आपसे कोई पूछता है कि विक्टोरियन थे कि मॉडर्न थे, तो आप कहेंगे सिंपली कि ही वाज विक्टोरियन एंड मॉडर्न बोथ। ही वाज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट बट अ मॉडर्न पोएट। वो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे और मॉडर्न पोएट थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने विक्टोरियन एज में नॉवेल लिखे, और 1896 में उन्होंने अपना अंतिम नॉवेल लिखा, कौन सा? ज्यूड द ऑब्स्क्योर। उसके बाद उन्होंने कोई नॉवेल नहीं लिखा, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स, इसलिए मॉडर्न पोएट कहे गए, और उन्हें कहा जाता है ही इज नोन एज द ब्रिज ऑफ विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज। विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज को जोड़ते हैं, ही इज नोन एज द वाटरशेड। अगर ये ये टॉमस हार्डी हैं, यहाँ पानी गिरेगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ही इज नोन एज द वाटरशेड ऑफ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। तो टॉमस हार्डी बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, इनको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। टी.एस. एलियट के बारे में अगर कहा जाए तो टी.एस. एलियट वाज अ क्रिटिक मोर देन अ पोएट। पोएट से ज्यादा वे क्रिटिक हैं, तो वो मॉडर्न क्रिटिक कहे जाएंगे। इन्होंने दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, हद से ज्यादा कहा है, और बहुत बुरा भी कहा है, और कुछ अच्छा भी कहा है इन्होंने। तो टी.एस. एलियट के बारे में भी उतना ही ज्ञान आपको चाहिए जितना सबके बारे में। जैसे कमला दास इज नोन एज द पोएटेस ऑफ कॉन्फेशन। वो कॉन्फेशन की, अपनी गलतियों को, जीवन में जो उन्होंने कुछ गलतियां की, जिसको उन्होंने स्वीकार किया, अपनी कविताओं में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो शी इज समटाइम्स नोन एज द पोएटेस ऑफ सेक्स ऑल्सो। तो कमला दास के बारे में भी सेम चीज आपको। तो मुल्कराज आनंद की बात अगर हम करें तो मुल्कराज आनंद पहले ही मैं कह चुका हूं, ठीक वैसे ही लिखते हैं जैसे अपने चार्ल्स डिकेंस जी लिखते हैं। चार्ल्स डिकेंस जी जैसे लिखते हैं, ठीक वैसे ही मुल्कराज आनंद जी लिखते हैं। सोशल रिफॉर्म के ऊपर जितनी सामाजिक बुराइयां हैं उनको सुधारने की बात ये करते हैं। तो मुल्कराज आनंद की राइटिंग, मतलब कुल मिला के एक नॉवेलिस्ट है। निसिम इस्किल भी पोएट हैं, और ये मुंबईया पोएट कहे जाते हैं, मतलब मुंबई की कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, मुंबई के पैटर्न इनके पास हैं। तो ये बहुत कुछ लिखते हैं। इनकी एक बड़ी ही अच्छी पोएम है गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा, जहां इन्होंने अंग्रेजी के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा। उसमें
मिस पुष्पा की एक पार्टी चल रही होती है जिसमें लोग खड़े हैं और कहते हैं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो उसमें इन्होंने लिखा कि खड़े होके कह रहे हैं आई एम गोइंग। समझ में नहीं आता कि इनको मैं अंग्रेजी का जानकार कहूं कि ना कहूं, तो आई एम गोइंग कह के उन्होंने अपने आप को साबित किया कि मुंबई के लोगों को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, और आती भी है तो खराब तरीके से आती है, खराब वाली आती है। तो ये मजेदार वाकया था जो मैंने आपको बता दिया गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा से। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिकन वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, ये भी नेचर के ऊपर लिखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऊपर से मैं बता दूं आपको कि 10 पोएट्स, यहां तक देखिए आप टी.एस. एलियट तक, ये यूरोप से हैं। 10 पोएट्स आर फ्रॉम यूरोप, ये सब यूरोप से हैं, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम इंग्लैंड। इसके बाद जो 3 राइटर्स, ऊपर के हम 10 पोएट्स के हैं चाहे 10 ऑथर्स के हैं, क्योंकि एवरी ऑथर इज अ पोएट, सबके अंदर एक कवि छिपा हुआ होता है। बाकी के जो 3 हैं, कमला दास, मुल्क राजानंद, टेनेसी मिस्किल, दे आर फ्रॉम इंडिया, ये इंडियन ऑथर्स हैं, तो इंडियन सेंसिबिलिटी ऑफ लिटरेचर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 4 राइटर्स, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड विलियम फॉकनर, दीज आर फ्रॉम अमेरिका, ये चारों अमेरिका से हैं। तो अमेरिकन सेंसिबिलिटी ऑफ लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी एक बड़ी ही मजेदार पोएम है, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स, द स्नोवी इवनिंग, जिसमें इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जिसको अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा अपने टेबल पर रखते थे। 4 लाइन उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें उन्होंने? Woods are lovely, dark and deep. Well, I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये बड़ी इंस्पायरिंग लाइन्स हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्टॉपिंग बाय वुड्स, द स्नोवी इवनिंग वहां से हैं। तो वॉल्ट विटमैन भी अमेरिकन है। तो अमेरिकन राइटर्स को समझने के लिए आपको अमेरिकन सेंसिबिलिटी ऑफ लिटरेचर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, दिस इज द नॉवेलिस्ट। विलियम फॉकनर, सेम थिंग। तो ये दीज आर द अमेरिकन राइटर्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। आपको इंडिविजुअल राइटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मग अप करना है अगर आपको समझना है, तो ये ध्यान रहे आपको। तो सिलेबस अगर डिस्कस हो जाता है, तो सिलेबस डिस्कस होने के बाद आपको एक एक पॉइंट पर फोकस करना है। एक क्वेश्चन आपको बाहर कर देता है। यू विल फाइंड 125 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम and you have to solve just one question and that must be the question of selection। आपको केवल एक क्वेश्चन वो वाला करना है जिससे क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन हम कह सकें कि यही जब क्वेश्चन हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और यही गलत हो जाता तो हम बाहर हो जाते। उसके ऊपर आप चाहे जितने क्वेश्चन करिए आपका सिलेक्शन ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ कट ऑफ इज 98 क्वेश्चंस, अगर कट ऑफ 98 क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड यू डिड 97, यू आर आउट ऑफ सिलेक्शन, you were not selected, आप सिलेक्ट नहीं हुए। and if you did 98, the question number 98 that you did was the question of selection and you were studying only to solve that very question in order to get selected। सिलेक्ट होने के लिए वही 98वां क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा होगा ये आपको नहीं पता, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है चीजों को, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डिटेल्स में देखने के लिए 100% सफल होने के लिए, जॉब पाने के लिए, लेक्चरर अथवा ट्रेन टीचर बनने के लिए आप से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे ऑनलाइन चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जब आप शेयर करेंगे तो दूसरों के क्षमताओं को भी आप जानेंगे, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे आगे निकलने के लिए, सबको पीछे छोड़ने के लिए कंपटीशन जरूरी है, इसलिए लोगों की भीड़ जरूरी होती है। लोग शेयर करें और शेयर करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो आज के लिए इस सेशन में इतना, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।